नमस्कार, टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। यूपीपीसीएस की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हमारा पेपर 2 का प्रश्न संख्या 5 है, जिसमें हम एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक का प्रश्न हल करेंगे, क्योंकि यहां से यूपीएससी और पीसीएस दोनों में प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। मैंने अभी वो टॉपिक पकड़े हैं जहां से प्रश्न पूछे जाएंगे, उनको अच्छी तरह से मौजूद कर लीजिए, करेंगे पूरा सिलेबस। ठीक है। क्वेश्चन संख्या 5 है, राज्य की वित्तीय चुनौतियों के समाधान में वित्त आयोग की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। ठीक है। क्या है? राज्य की वित्तीय चुनौतियों के समाधान में वित्त आयोग की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। प्रश्न की प्रकृति हम समझेंगे और देखेंगे कि राज्य की वित्तीय चुनौतियां क्या होती हैं। पहले इस पॉइंट को आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है। और फिर वित्त आयोग आप जानते ही होंगे, और वित्त आयोग इसके लिए क्या कार्य करता है, क्या कार्य करेगा, या उसके पास क्या कार्य योजना है, इसका हम चर्चा कर लेते हैं। इस पूरे प्रश्न की हम प्रकृति को हम समझें। प्रश्न घूम फिर करके भी आ सकता है, जैसे भारत में लोक लुभावनवाद पर अंकुश लगाने में वित्त आयोग की भूमिका की चर्चा कीजिए। आपने देखा होगा अभी रेवड़ी कल्चर, यानी बहुत से जो राज्य हैं अपनी घोषणा कर देते हैं कि हम ये देंगे, फ्री देंगे, ताकि उन्हें वोट मिल जाए। ठीक है। लेकिन रियलिटी में होता क्या है, अपने उन वादों को पूरा करने के लिए एक्स्ट्रा दबाव पड़ जाता है, फाइनेंशियली और पॉलिटिकली भी। तो बात यही है कि लोक लुभावन जो वादे हैं उस पर किस तरह से अंकुश लगाने में वित्त आयोग की भूमिका हो सकती है, प्रश्न की प्रकृति है। यहां पर हम भूमिका लिखेंगे। ठीक है। हालांकि मैंने ज्यादा शब्द दिए हैं आपको, आप उन शब्दों में से छांट करके आप अपने अकॉर्डिंग, जैसे अगर यूपीएससी का एग्जाम देने जा रहे हैं तो यूपीएससी के पैटर्न पर आप लिखिए। पीसीएस में है, और पीसीएस में तो 8 और 12 दो टाइप के प्रश्न होते हैं, मतलब 8 अंक के और 12 अंक के। तो जितनी शब्द लिमिट होती है ना, उसमें से 125 और 200 में आप इसको डिजाइन कर लीजिएगा। ठीक है। इसमें हम वित्त आयोग की चर्चा करेंगे हल्के से। भारत में लोक लुभावनवाद पर अंकुश लगाने की आवश्यकता क्यों है, यही प्रश्न की डिमांड है। वित्त आयोग लोक लुभावनवाद पर अंकुश लगाने में कैसे हमारी मदद कर सकता है, ये हमारी मेन बॉडी है। और मेन बॉडी में ये वाला जो सेक्शन है चौथा, उसको हमेशा ज्यादा लिखेंगे। ये केवल और केवल आप अपना इंट्रोडक्शन के रूप में देंगे कि हमें ये आता है, शब्द लिमिट कम है। ठीक है। लेकिन नंबर हमको दे दो, एग्जामिनर महोदय। ठीक है। और आप जानते हैं कि निष्कर्ष आपका फाइनली अच्छा होना ही चाहिए। यानी भूमिका और निष्कर्ष ये दो ऐसे हैं कि अगर बीच में थोड़ा गड़बड़ी होगा और भूमिका अच्छी लिख देते हैं, है ना, तो आपका आंसर पर अच्छे अंक मिल जाते हैं। जैसे बहुत से पॉइंट हैं, इस पे अगर छूट जाए, हमारी शब्द लिमिट है, तो हम क्या करें, निष्कर्ष में उन शब्दावलियों को, उन परिभाषिक शब्दावलियों का यूज करके, जिनका हम डिफाइन नहीं कर पाए, यहां शामिल करके अपने कंटेंट का जो रेंज है वो बढ़ा सकते हैं। आशा है मेरी बात आप समझे होंगे। चलिए, राज्यों को केंद्रीकरण के, देखिए वित्त आयोग क्या है। वित्त आयोग के बारे में जानते हो कि संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 280 के अंतर्गत वित्त आयोग है, और ये केंद्र और राज्य के बीच में क्या कर रहा है, ये करों के बंटवारे की सिफारिश करता है। हालांकि ये सिफारिश बाध्यकारी नहीं है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सरकार इसको इग्नोर भी नहीं करती है। राज्यों को केंद्रीकरण के हस्तांतरण और अनुदानों के संबंध में अनुशंसाएं करने के लिए 16वें वित्त आयोग का गठन किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा प्रकाशित राज्य वित्त बजट का एक अध्ययन शीर्षक रिपोर्ट ने उन मुद्दों को रेखांकित किया है जिन पर वित्त आयोग से निश्चित रूप से ध्यान देने के लिए कहा गया है, जैसा कि राज्यों की वित्तीय स्थिति पर विचार किए बिना राज्यों का पूर्ववर्ती पेंशन यानी ओपीएस सिस्टम की ओर वापस लौटना, चुनावों के समय वादा की गई गारंटी और फ्री बीज की पूर्ति के लिए असंवहनीय सब्सिडी प्रदान करना है। यानी एक जो रिपोर्ट है, आरबीआई की रिपोर्ट है, उसमें कुछ बातों को उठाया गया है। क्या है? कुछ बातों को उठाया गया है कि ये जो लोक लुभावन जो वादे हैं, इधर लौटना निश्चित रूप से अर्थव्यवस्था पर
हमारी जो फाइनेंशियल जो सिस्टम है उस पर प्रेशर क्रिएट करने जैसा होगा। ठीक है, ये मैंने आपको तथ्य दिए हैं कि ये प्रश्न क्यों आ सकता है। वित्त आयोग का गठन हुआ है, आरबीआई की रिपोर्ट में कुछ मुद्दे उठाए हैं और यूपीएससी आपसे यही डिमांड करता है, यूपीपीसीएस आपसे यही डिमांड करता है कि तत्कालीन ऐसा मुद्दा जो समाज के लिए, शासन प्रशासन के लिए इंपॉर्टेंट हो, देश के लिए इंपॉर्टेंट हो, जो संवैधानिक संस्थाओं से अगर जुड़ा है, तो वो आपका टॉपिक प्रश्न के रूप में आपकी परीक्षाओं में देखने को मिल जाता है। आप समझ ले रहे होंगे कि ये मैंने प्रश्न क्यों चूज किया है। ठीक है, वित्त आयोग के बारे में बता दूं कि वित्त आयोग अनुच्छेद 280 में है, संवैधानिक संस्था है और हर 5 साल पर राष्ट्रपति के द्वारा क्या किया जाता है, इसको गठित किया जाता है। यही है कि वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है जिसका गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 और भाग 12 कर लीजिएगा, ठीक है, के तहत भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इसमें एक अध्यक्ष होता है, 4 अन्य सदस्य होते हैं और जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ये आयोग केंद्र और राज्यों के बीच कर राजस्व के वितरण के साथ साथ राज्यों की सहायता अनुदान से संबंधित विभिन्न मामलों पर राष्ट्रपति को अनुशंसाएं प्रस्तुत करने के लिए जिम्मेदार होता है, उत्तरदायी होता है। आयोग का गठन राष्ट्रपति के द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष पर या उससे पूर्व समय पर भी किया जा सकता है, जैसा वो आवश्यक समझे। ये संवैधानिक प्रोविजंस थे किसके, वित्त आयोग के। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिखते चलेंगे, ध्यान रखना ये प्री के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। अब यहां से मेन बात आते हैं कि भारत में लोक लुभावनवाद यानी पॉपुलिज्म पर अंकुश लगाने की आवश्यकता क्यों है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। इनके सारी हेडिंग से एक बार के लिए आप अंदर का शब्दावली कम कर देना, हेडिंग मत कम करिएगा, मैं पहले बता देता हूं, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी ज्यादा हेडिंग्स थी, उसको मैंने कंसाइज करते करते मैं यहां तक आया हूं और इससे ज्यादा मेरी लिमिट नहीं है कि मैं और कम कर पाऊं। यह बढ़ता ऋण है। 2014 से लेकर 2022 की अगर हम तुलना करें तो इस बीच में भारतीय राज्यों का जो औसत ऋण जीडीपी अनुपात है, ध्यान रखना ये शब्दावलियां, ये देखिए प्रश्न के अकॉर्डिंग शब्दावलियां आपके पास होना चाहिए, यानी डेब्ट जीडीपी रेशियो, ये मैंने ये इसका जो यूज किया है और जब आप इसे यूज करेंगे, अंडरलाइन करेंगे, तो निश्चित रूप से एग्जामिनर आपके प्रश्न को गंभीरता से, आपके उत्तर को गंभीरता से देखेगा भी, समझेगा भी। 22.2 से बढ़कर के 34.5% हो गया है, जहां आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे पॉपुलिज्म वाले स्टेट हैं, लोक लुभावनवादी राज्यों में इसके स्तर में बहुत तेजी से वृद्धि हुई है। संज्ञान लेना चाहिए, साउथ के दो हैं, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ठीक है। इससे क्या है, ऋण बढ़ रहा है। और मैंने एक बार टॉपिक में बताया था कि अब जो क्या है, सरकारें पीएसयू के माध्यम से, किसके, पीएसयू के माध्यम से क्या ले रही हैं, ऋण ले रही हैं। और पीएसयू के माध्यम से ऋण लेने के बाद में वो क्या है, संघ के नियंत्रण से मुक्त हो सकती है, ठीक है। ये मैंने पिछले बारे में प्रश्न बताया था, हालांकि उसकी जरूरत नहीं है, आपको एक बार याद दिला दूं कि वो वाला प्रश्न भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। साथ कमेंट बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, पढ़ लीजिए उसे। उच्च घाटा, ठीक है, राज्यों का संयुक्त राजकोषीय घाटा 2021 और 22 में सकल घरेलू उत्पाद के 4.1% तक पहुंच गया है, जो मुफ्त बिजली, ऋण माफी और सामाजिक कल्याण योजनाओं पर लोग लुभावन व्यय से प्रेरित रहा है। 3 पॉइंट्स आप ध्यान रख लीजिएगा, यानी मुफ्त बिजली, ऋण माफी। ध्यान रखने का, ऋण माफी एक इसमें सबसे हॉट टॉपिक है जो प्रभावित करता है उच्च घाटे को है। सामाजिक कल्याण जो योजना है, अब इनकी मात्रा इतनी ज्यादा हो जा रही है कि लोग हमारे जनता को ही अपाहिज बनाना चाहते हैं। इस संदर्भ में आप समझिएगा, ठीक है। राजस्व में कमी है, कर राजस्व का लोक लुभावन खर्चों के साथ तालमेल नहीं रह सका, जहां कई राज्य अंतराल को भरने के लिए केंद्र सरकार के बेल आउट या उससे उधार लेने पर अत्यधिक निर्भर हुए हैं। ध्यान रखना, अब ये बेल आउट जैसा शब्दावली यूज हुई है, ठीक है। यहां पर आपका औसत ऋण जीडीपी है। जब ऐसी शब्दावलियों का प्रयोग करते हैं, यानी जब इकोनॉमिक्स और पॉलिटी वाला अगर आपका टॉपिक मिला जुला आता है, तो वहां पर इकोनॉमिक्स की शब्दावलियां, पॉलिटी की शब्दावलियां होनी चाहिए। अगर कला का पेपर है, वास्तुकला का है, तो उसके शब्दावलियां होनी चाहिए। यानी जैसा प्रश्न है
उससे ही संबंधित शब्दावलियों का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करना चाहिए। इससे आपका उत्तर सही दिखाई देता है, सुंदर दिखाई देता है। सुंदर का मेरा मतलब हैंड राइटिंग से नहीं है, सुंदर का मतलब है कि वो जिस रूप में एग्जामिनर ने पूछा है उस रूप में आपके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। आर्थिक विकृतियों की बात करें अगली हेडिंग में, तो आर्थिक विकृतियों के अंतर्गत हमारा निवेश में गिरावट आ सकती है हमारी, ठीक है। यानी भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह में वर्ष 2022 से 10% की गिरावट आई है। ये डेटा इंपॉर्टेंट के लिए फैक्ट वाले सेक्शन में जो सीट बनाए आप, जिसे कुछ विश्लेषकों के द्वारा मूल नियंत्रण और संरक्षणवादी उपायों जैसी लोक लुभावन नीतियों द्वारा उत्पन्न अनिश्चितता का परिणाम बताया गया है। रोजगार वृद्धि में गतिहीनता भी दिखाई दे रही है इससे। अब इसके आंकड़े देख लें कि सरकारी व्यय में वृद्धि के बावजूद भारत की बेरोजगारी दर वर्ष 2023 में 7% से ऊपर रही, जो दर्शाता है कि लोक लुभावन नीतियों से कोई उल्लेखनीय रोजगार भी सृजन नहीं हुआ है। और मतलब इनसे रोजगार तो सृजन नहीं हुआ, उल्टे इन्होंने हमारे जो राजस्व है, हमारे जो स्टेट का जो इकोनॉमिक स्टेटस है, उसकी जो आर्थिक जो स्थिति है उस पर प्रेशर ही बनाने का कार्य किया है। बाजार की अक्षमता की मैं बात करूं अगर टॉपिक में, इसी में मतलब टॉपिक नहीं इसके हेडिंग पे, कृषि जैसे क्षेत्रों में मूल नियंत्रण उत्पादन को हतोत्साहित करता है और कमी उत्पन्न करता है, जो फिर आपूर्ति श्रृंखला थोड़ा गलत रखा है, श्रृंखला अच्छी तरह से लिख लीजिए, को बाधित करता है और उपभोक्ता कल्याण को प्रभावित करता है। तो ये आर्थिक विकृतियों के पॉइंट हो गए। पहला निवेश में गिरावट, दूसरे में रोजगार वृद्धि में गतिहीनता और तीसरा बाजार की अक्षमता, ठीक है। ये 3 पॉइंट यहां पर आ जाएंगे। बाद में शासन का कैसे क्षरण होता है या शासन का कैसे डिग्रेडेशन होता है, शासन में कैसी निम्नता आती है, इसको हम बात कर लेते हैं। भ्रष्टाचार में वृद्धि होती है, जैसे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में भारत की रैंकिंग 2014 में 80 थी और 2022 में कितनी हो गई, 85 हो गई है। अब यहां पर आप ये कर लेंगे 2022 से लेकर के जो नया डेटा का 2023 है, और एग्जाम में जाने से पहले अगर 2024 का डेटा है तो आप उसे यूज कर लीजिएगा, ठीक है। रैंकिंग 2014 से 80 से गिरकर बस 2022 में 85 हो गई, जो संस्थागत नियंत्रण और संतुलन को कमजोर करने वाले लोक लुभावनवादी शब्दों के जो आडंबर की वृद्धि से ही रिलेट है, संगत करता है। अब यहां पर आप ये शब्दावलियां आपको देखिएगा, ठीक है। घटती पारदर्शिता है, पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स जो सरकारी निर्णय में पारदर्शिता की माप करता है। अब देखो ये इसके बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है। ने प्रबल लोक लुभावनवादी नेताओं वाले कई राज्यों में पारदर्शिता में गिरावट का रुझान दिया है। मतलब जहां पर नेता ऐसे नारे लगाकर अपनी सत्ता में आते हैं, उनकी समीक्षात्मक रूप से वर्णन करना आपके आंसर को बहुत अच्छा रहेगा, उसकी हेल्थ के लिए, यानी उत्तर की हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा। राज्यों द्वारा अपनाई गई वे कौन सी कुछ प्रमुख लोक लुभावन नीतियां हैं जिन्होंने इससे जुड़े बहस को बढ़ा दिया है, ठीक है। अब ये लिखना नहीं है आपको, है ये आपको समझना है, ठीक है। ये आपको माइंड क्रिएट करना है। तो इसी तरह से एक क्रमबद्ध तरीके से क्या होता है वो चला जाता है। तो कौन कौन सी है, तो पुरानी पेंशन योजना है, लेकिन पुरानी पेंशन योजनाओं से पर थोड़ा सा लिखिएगा, मैंने तो ज्यादा लिखा है क्योंकि इससे हो सकता है एग्जामिनर ऐसा हो जो उसकी फिलॉसफी ओपीएस वाली हो, ठीक है। तो बैलेंस बनाना है हमें, है ना। यानी कुछ राज्य 2004 में शुरू की गई नई पेंशन योजना यानी एनपीएस को त्याग करके ओपीएस की ओर वापस लौट गए हैं। ओपीएस में कर्मचारियों के पेंशन के प्रति अनिश्चितकालीन देनदारियां होती हैं, जो एनपीएस के विपरीत हैं, जहां देनदारी कर्मचारियों के सेवा काल तक सीमित रहती है। आरबीआई के एक आंतरिक अध्ययन से पता चलता है कि ओपीएस के परिणामस्वरूप एनपीएस की तुलना में 4.5 गुना अधिक देनदारी होगी, जिससे वर्ष 2060 तक सकल घरेलू उत्पाद पर 0.9% का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। ये डेटा आप लिख सकते हैं। राज्यों का बढ़ता राजकोषीय घाटा, इसको तो आप बिना लिखे मान ही नहीं सकते हैं, लिखना ही चाहिए भैया, क्योंकि यही आपके प्रश्न का दम है। कई राज्यों में मुफ्त बिजली जैसे लोक लुभावनवादी उपायों के लिए जो सब्सिडी प्रदान की जाती है, उसके कारण घाटे की स्थिति बनी हुई है। सब्सिडी पर राज्यों का औसत व्यय उनके सकल घरेलू उत्पाद यानी जीएसडीपी का 0.87 है, जबकि कुछ राज्य इससे कहीं अधिक व्यय कर रहे हैं, जैसे पंजाब में 2.35 है और राजस्थान में 1.92 है, ठीक है। यह राजकोषीय घाटा के संदर्भ में आपका डेटा है।
अब वित्त आयोग कैसे, अब आया आपकी प्रश्न की मूल डिमांड। ठीक है, ये तो मान लो इंट्रोडक्शन है और चुनौतियां समझा दी मैंने आपको। वित्त आयोग लोक लुभावनवाद पर यानी पॉपुलिज्म पर अंकुश लगाने में कैसे मदद कर सकता है। ठीक है, ये आपका अब यहां से मेन बॉडी का सेंट्रल आइडिया चल रहा है, प्रश्न का सेंट्रल आइडिया चल रहा है। सबसे पहला पॉइंट इसमें प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन है, यानी 15वें वित्त आयोग के द्वारा मापन योग्य प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन का प्रस्ताव सही दिशा में उठाया गया कदम है। ध्यान रखना, बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। अगर आपने वित्त आयोग को नहीं समझा है, वित्त आयोग को नहीं पढ़ा है, तो निश्चित रूप से आपने आगामी मुख्य परीक्षा का एक प्रश्न की गुणवत्ता से समझौता कर लिया है। वित्त आयोग के बेहतर स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि संकेतकों जैसे विशिष्ट परिणामों के साथ राज्यों की वित्तीय हस्तांतरण को जोड़कर उत्तरदायी शासन को प्रोत्साहित करता है। ऐसे लोक लुभावनवादी उपायों को हतोत्साहित करता है जो संभव है कि दीर्घकालीन विकास में अधिक योगदान नहीं कर सके। हम जानते हैं कि आर्टिकल 283 और ध्यान में ये अनुच्छेद आपको याद ही होने चाहिए। इसके तहत क्या राज्यों को करों के हस्तांतरण और सहायता अनुदान की अनुशंसा करने के अलावा केंद्र के द्वारा वित्त आयोग को सुदृढ़ वित्त के हित में, किसमें, सुदृढ़ वित्त के हित में किसी अन्य मुद्दे पर विचार करने के लिए भी कहा जा सकता है। ये संवैधानिक आपका पॉइंट है, ये 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा है। इन दोनों को आप सामने से बनाते हुए एज इट आप लिखिएगा। लोक लुभावन उपायों के लिए उद्देश्य और मानदंड, योजनाओं का वर्गीकरण लोक लुभावनवादी एवं गैर लोक लुभावनवादी के रूप में करना चुनौतीपूर्ण हो गया है। कौन सी पॉपुलिज्म वाली है, इतना हौच पौच हो गया है भाषण देते हुए। अगर आप देखेंगे किसी ने कहा कि हम गरीबों को पूरा अन्न योजना देंगे, तो आप अगर ये ऐसे देखेंगे कि ये गरीबों के लिए तो सही है, लेकिन जो गरीब नहीं है वो भी पा रहे हैं, जो सक्षम है वो भी पा रहे हैं, उस दृष्टि से देखा जाएगा तो ये योजना आपको गलत भी दिखाई देगी, है ना। तो यही बात हो रहा है कि ये चुनौती हो गया है। वित्त आयोग उद्देश्य मानदंड विकसित करने के संबंध में भी कार्य कर सकता है। उद्देश्य आधारित जो मापदंड है उसको, यानी जो गोल है, जो टारगेट हमारा है, उसको हासिल करने के लिए उस समुदाय तक सुविधाएं पहुंचाने के लिए सिफारिश कर सकता है, जो विभिन्न राज्यों की विविध विकासात्मक आवश्यकताओं को ध्यान में रखता हो। इसके लिए लोक लुभावनवादी व्यय पर एक आम सहमति के निर्माण के लिए केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग की भी आवश्यकता होगी है। राजकोषीय दक्षता संबंधी मापदंड की अगर बात करें तो वित्त आयोग हस्तांतरण के लिए अपने मानदंडों में राजकोषीय दक्षता को अधिक महत्व दे सकता है। आयोग राजकोषीय समेकन पर बल देकर और राज्यों के टैक्स एफर्ट, अब देखिए मैं ये वाला जो वर्ड है, राज्यों के टैक्स एफर्ट को माप कर उत्तरदायी वित्तीय प्रबंधन, शब्दावलियां देखिए आप, उत्तरदायी वित्तीय प्रबंधन को प्रोत्साहित कर सकता है। देखिए बार बार मैं कह रहा हूं कि जैसे आप पॉलिटी में तो पॉलिटी के वित्त है तो वित्त के, आप इतिहास है तो ऐतिहासिक शब्दावलियों का प्रयोग करिए और संपादकीय को रोज लिखिएगा। एक संपादकीय को पूरा डिट्टो उसमें से जो अच्छे अच्छे शब्द हैं उन्हें उतार करके एक कॉपी पे लिख लीजिएगा, क्योंकि ये भाषा शैली ही आपके प्रश्न की गुणवत्ता को बढ़ाती है और ये आसानी से नहीं आता है। ये कहो आप 2 महीने में आ जाए, ये 6 से 7 महीना लगातार 5 से 10 प्रश्न आप लिखेंगे तब ये शब्दावली मजबूत होंगी। अब देखो, ये अपनी राजकोषीय क्षमता पर विचार किए बिना लोक लुभावनवाद का सहारा लेने वाले राज्यों के लिए एक निवारक के रूप में कार्य कर सकता है। 15वें वित्त आयोग ने टैक्स एफर्ट, जो आपका टैक्स एफर्ट है ना, ऑन टैक्स टू जीएसडीपी रेशियो द्वारा मापी गई राजकोषीय दक्षता को केवल 2.5% तक महत्व दिया है। 16वें वित्त आयोग के द्वारा इसकी समीक्षा की जा सकती है। जो 16वां वित्त आयोग है वो इसकी और समीक्षा करके इससे संबंधित डेटा जारी कर सकता है। सार्वजनिक जागरूकता है, ठीक है, पब्लिक को हम उसकी जो पब्लिक की जो सोचने की जो क्षमता है कि हमारे लिए क्या लोक लुभावन है और क्या जरूरी है, इसके ऊपर भी हमें सोचना पड़ेगा कि अगर हम वोट भी अगर सोच समझ कर देंगे, है ना, तो क्या है कि लोग कोई फर्जी नारे नहीं लगा पाएंगे। वित्त आयोग लोक लुभावनवादी उपायों के परिणामों के बारे में सार्वजनिक जागरूकता पैदा करने में भूमिका निभा सकता है। वित्त आयोग मुफ्त उपहार या फ्रीबीज से वित्त पर पड़ने वाले तनाव और आर्थिक विकास पर दीर्घकालीन प्रभाव को उजागर करने के माध्यम से सूचना संपन्न सार्वजनिक चर्चा में योगदान दे सकता है।
जहां राजनीतिक दलों पर उत्तरदायी राजकोषीय नीतियों को अपनाने का भी एक प्रेशर क्रिएट हो सकता है। यानी ये राजनीतिक दलों पर कि भैया आप ये जो अपना जो भाषण दिया है आपने जनता के लिए, जो वादा किया है उसको कैसे आप पूरा करेंगे, कहां से पूरा करेंगे। अगर ये पब्लिक जानती होगी कि मेरी मतलब जेब से खींच करके मुझे हेल्प की जा रही है, तो समझ जाएंगे ना कि आपकी खाल खींच करके है और कपड़ा पहनाया जा रहा है, तो स्वाभाविक क्या आपको मालूम पड़ेगा कि खाल का महत्व, कपड़े का महत्व क्या है। भविष्य के निहितार्थों पर तनाव की बात करें तो वित्त आयोग लोक लुभावन उपायों के दीर्घकालीन परिणामों की ओर ध्यान आकर्षित करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है और समझ लीजिएगा। जैसे बढ़ते राज्य ऋण और भविष्य की पीढ़ियों की ओर स्थानांतरित हो रहा जो बोझ है उसको हम ध्यान में रख सकते हैं। इसमें ऐसे उपायों की सिफारिश करना शामिल हो सकता है जो राज्यों को उनकी क्षमता से अधिक उधार लेने से रोकते हैं। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट सिफारिश है ना, और उसे लिखने के बाद आप अंडरलाइन कर देंगे। और ये सुनिश्चित करते हैं कि ये वित्तीय निर्णय सतत विकास लक्ष्यों के साथ संरेखित हों। ये आपका जो मेन जो है टॉपिक है उसका सेंट्रल आइडिया चल रहा है। इस पे ज्यादा से ज्यादा फोकस होकर के हेडिंग्स का जो मर्म है, उसका जो तत्व है, उसके सूक्ष्म तत्व है, उसका जो सार है, उसको आपको आत्मसात करके उत्तर में लिखना चाहिए। आम सहमति बनाना भी है। लोक लुभावन व्यय को नियंत्रित करने के संबंध में केंद्र और राज्यों के बीच आम सहमति का निर्माण करना यद्यपि तो चुनौतीपूर्ण है, लेकिन वित्त आयोग आपसी संवाद को बढ़ावा देने में मध्यस्थ और सहायक के रूप में कार्य कर सकता है। अगला तो सहकारी संघवाद यानी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ावा देना मोस्ट इंपोर्टेंट है। हेडिंग को आप माइनस नहीं कर सकते। वित्त आयोग सहकारी संघवाद को बढ़ावा देकर और राजकोषीय मामलों पर खुली चर्चा को प्रोत्साहित करके वित्तीय प्रशासन के लिए अधिक सहयोगात्मक दृष्टिकोण में योगदान दे सकता है। और समीक्षा और अनुशंसा की बात कर लेते हैं तो वित्त आयोग राज्यों के वित्तीय स्वास्थ्य की नियमित रूप से समीक्षा कर सकता है और उभरते आर्थिक परिदृश्य के आधार पर आवधिक अनुशंसाएं कर सकता है। यह उभरती चुनौतियां जैसे कोविड-19 महामारी जैसे बाह्य कारकों से प्रभाव वाली जैसे ऐसी चुनौतियां हैं से निपटने में लचीलेपन की भी अनुमति देगा। निष्कर्ष के रूप में मैंने बताया कि निष्कर्ष को आप अपने अकॉर्डिंग बदल के लिखिएगा। किसी राज्य का लोक लुभावनवाद उसके अपने करदाताओं द्वारा वित्त पोषित होना चाहिए, दूसरों के द्वारा नहीं। आरबीआई का यही सुझाव है कि राजकोषीय हस्तांतरण को सुधारों और राजकोषीय उत्तरदायित्व से जोड़ा जाना चाहिए। यदि कोई राज्य लोक लुभावनवाद की राह चुनता है और बिना वित्त पोषण के उधार लेता है तो उसे इसके परिणाम भी भुगतने चाहिए। तो ये आप मैंने पॉइंट दिए हैं, आप कैसे इसको लिखेंगे मुझे बताइएगा। ठीक है, चाहिए वाला ये जो लाइन है इसको बदला जा सकता है। राह चुनता है और बिना वित्त पोषण के उधार लेता है तो उसे इसके परिणाम भी भुगतने पड़ते हैं और इस बात को एंड कर सकते हैं अल्टीमेट अंतिम रूप से उसका बोझ जनता के ऊपर ही पड़ता है। तो राज्य और नेताओं को अपने बातों को बोलते समय इस बात को ध्यान में रखना चाहिए ताकि पब्लिक का जो वेलफेयर है, जो हमारे संविधान की जो अनुशंसा है, सामाजिक न्याय की जो अनुशंसा है वो पूरी हो, ना कि एक ऐसा पॉपुलिज्म विकसित हो जाए जो हमारे आने वाली पीढ़ी को राज्य पर आसक्ति बनाए, उनके अंदर के जो सब विकास को रोक दे। ठीक है, अब थोड़े से मैं मतलब की अपनी बात कर लेता हूं। यूपीपीएससी मेंस जीएस पेपर 2 है, डाउनलोड कर लिए मोबाइल एप्लीकेशन। टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी है, फीस ओनली 1000 है, ध्यान रखिएगा। और इसमें मैंने आपको पहले ही बताया है कि मैं आपको पीडीएफ दूंगा, रिकॉर्ड वीडियो दूंगा, ये रिकॉर्ड वीडियो होंगे और लाइव डिस्कशन होगा किसका, जो मेरे प्रश्न है और आपके संबंधित जो प्रश्न होंगे, क्वेश्चन क्वेरी होगी उसका है। और डेली 5 आपको प्रश्न मिलेंगे और ये टॉपिक वाइज होंगे। ठीक है, और टॉपिक जैसे खत्म होगा जिस डेट को, उस डेट को 20 क्वेश्चन का फुल टेस्ट होगा, फुल लेंथ टेस्ट होगा। ठीक है, ये आपको करना पड़ेगा। ठीक, और मैं समय समय पर जो ग्राफ है, कौन सा उसमें डायग्राम, कौन सा पैराग्राफ में चित्र बनाया जा सकता है, मैपिंग कैसे की जा सकती है, वो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे देता रहूंगा। ठीक है, वीडियो कैसा लगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करो या ना करो, लेकिन अपने आंसर को थोड़ा मजबूत कर लीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लिखना है, क्योंकि हमारी केवल 10% भूमिका होती है। एज ए टीचर मैं ईमानदार से बता रहा हूं कि आपके सिलेक्शन में हमारी 10% भूमिका होती है, जिसमें हम आपको प्रॉपर गाइड करते हैं, कौन सा टॉपिक पढ़ा जाना चाहिए, उसके कंटेंट को कैसे रिच
किया जाना चाहिए, और आप जो लिख करके देते हैं उसे हम करेक्ट करके बताते हैं कि इसमें ये कमियां हैं, ये गलतियां हैं, ये दूर करेंगे तो आप सेलेक्ट हो जाएंगे। ये 10% में हमारे आता है। 90% आपकी मेहनत होती है। प्री आप आसानी से पास कर सकते हैं, लेकिन मेंस बिना लिखे नहीं आएगा, और जितना ज्यादा से ज्यादा ले सकते हैं इस बात को समझ लीजिएगा। 12-11 एग्जाम पास करने के बाद मैं आपको ये कंफर्म कह सकता हूं, प्रूफ के साथ कह सकता हूं, उदाहरण के साथ कह सकता हूं कि लेखन 2 या 3 महीने में नहीं आता है, 6 से 7 महीना मिनिमम लग जाता है। इसलिए अभी आपके पास समय है, प्लीज इस बात को समझिएगा। और मार्केट में जो नोट्स है मैं अभी देख रहा हूं, काफी ठीक ठाक कोचिंग के नोट्स हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो कंटेंट रिच के मामले में उतना आपके साथ योगदान नहीं दे सकते हैं। आपको संपादकीय से, सरकारी वेबसाइट से डेटा को, आपका इंपॉर्टेंट जो उसमें डेटा है उसको इनपुट करना ही पड़ेगा, तब जाके आपका सिलेक्शन क्लियर होगा। हालांकि मैं बता दूं आपको, मेरे बहुत से बच्चे हुए हैं। अब मैं थोड़ा थोड़ा बीच में कहीं बनाता रहता था, मूड था, लेकिन जब से बच्चों ने कहा कि सर आपको यूट्यूब पे बनाइएगा, तो मैं अब रेगुलर आपको दे रहा हूं। और ध्यान रखिएगा, मैंने लाइफ में जो कहा है वही किया है, ध्यान रखिएगा, है ना। नौकरी छोड़ी है तो जिम्मेदारी के साथ नौकरी छोड़ी है, और मैं आपको प्रॉपर अच्छी तरह से गाइड करूंगा अगर आप मेरे से जुड़ते हैं। और बहुत सी चीजें मेरी फ्री रहेंगी, और लेकिन आप जानते हैं कि आज के टाइम में भी अपनी सर्वाइव के लिए भी आपके लिए कुछ करना पड़ता है, इसलिए मैं थोड़ा फीस रखी हुई है। और ये फीस मेरे यहाँ पर इसलिए भी रखी है कि इस फीस से जो पैसा आएगा तो मैं यहाँ पर हॉस्टल बनाऊंगा, और ताकि आप लोगों को जो यहाँ लखनऊ में पढ़ने आते हैं उनमें बहुत कम मतलब किराया, मतलब कम फीस पे वो उपलब्ध हो जाए। ठीक है, तो ये मेरा एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, तो इसीलिए हमने थोड़ा फीस भी रखी हुई है। बाकी आप समझ ही सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।